बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर बट शाइस्ता के प्लेटफार्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इमरान खान साहब ने आज एक ख़िताब किया कौमी असम्बली में, और जो ख़िताब था वो एक्चुअली कौमी असम्बली में तो किया, लेकिन पूरी कौम को ही ख़िताब था। ज़ाहिर है सारे टीवी जो हैं उसको लाइव नशर कर रहे थे, तो खान साहब ने उसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें भी की, लेकिन जो उन्होंने गलत बातें की, जो उन्होंने झूठ बोले, जो खान साहब ने कौम को धोखा देने की, या कह लें कि अपने माजी को छुपाने की, या ऐसी बातें की जो जिनसे साबित होता है कि खान साहब जो हैं वो पहले कुछ करते रहे और अब कुछ कर रहे हैं, तो कह रहे हैं। तो ये वो मैं बातें आपके सामने पॉइंट आउट करना चाहता हूँ। मिसाल के तौर पे खान साहब ने ये कहा कि जनाब जो अलकायदा के ख़िलाफ़ जंग थी परवेज़ मुशर्रफ साहब ने जो शुरू की थी अमेरिका के कहने के ऊपर, वो स्याह तरीन दौर था, और उस स्याह तरीन दौर में मैं उनके ख़िलाफ़ था, और मैं उनसे कहता रहा कि बार बार कहता रहा कि जनाब ये आप गलत पॉलिसी है, इससे जंग जो है वो अब को 200-400 लोग अगर हमारे कबायली इलाकों में आ गए हैं तो उसके पीछे आपने अपनी फ़ौज लगा दी है, और ऊपर से ड्रोन मारे जा रहे हैं, वहाँ के लोग हमारे ख़िलाफ़ हो जाएंगे। और फिर वैसे ही हुआ कि ख़िलाफ़ हो गए। अच्छा, इसमें आधा सच है आधा झूठ है। पहले मैं आपको बता दूं कि झूठ क्या है। झूठ इसमें यह है कि जनाब खान साहब जो हैं वो परवेज़ मुशर्रफ साहब के साथ थे। परवेज़ मुशर्रफ साहब ने ये फ़ैसला लिया 9/11 के बाद, यानी 2001 को, सितंबर 2001 में ये वाक़या हुआ, और उसके बाद परवेज़ मुशर्रफ साहब ने एक फ़ोन कॉल के ऊपर ये फ़ैसला लिया। महीना डेढ़ लगा होगा जो अमरीकी फ़ौजें हैं उनको आने जाने में और सारे मामला तय करने में कि ये लोग कहाँ से आए। तो उसके बाद अब समझ लें अक्टूबर में या नवंबर में परवेज़ मुशर्रफ साहब ये फ़ैसला ले गए थे। अब उस वक़्त उससे पहले या फ़ैसला लेने के साथ ही उन्होंने उस वक़्त की जितनी क़यादत थी सियासी, परवेज़ मुशर्रफ साहब ने उन सबको बुलाया था, जिसमें इमरान खान साहब भी थे, काजी हुसैन अहमद साहब भी थे, अमीन फ़हीम साहब भी थे, ये मौलाना फजलुर रहमान साहब भी थे, ANP के अजमल खटक हुआ करते थे वो भी थे, इस तरह और बहुत सारे लोग थे जो वहाँ पर मौजूद थे। तो उसके बाद एक तस्वीर भी जारी हुई थी। उस वक़्त तो खान साहब ने ऐसी कोई बात नहीं की कि मैंने परवेज़ मुशर्रफ से कहा कि जनाब आप गलत फ़ैसला कर रहे हैं, ऐसी कोई बात तब नहीं हुई। इसका एक और सबूत मैं आपको देता हूँ। 2002 अप्रैल 2002 में सदारती रेफरेंडम हुआ, और उस सदारती रेफरेंडम के जो पोलिंग एजेंट थे मेन, वो दो लोग थे बड़े मशहूर। एक का नाम था इमरान खान और दूसरे थे ताहरुल कादरी साहब, वो बाबा टोपी वाला सरकार, वो जो कनाडा से नहीं आते कभी कभी रियासत बचाने के लिए, वो वाले, वो ये दो लोग थे जो उस सदारती रेफरेंडम के पोलिंग एजेंट का किरदार अदा कर रहे थे लाहौर में। खान साहब को तो मैं खुद भी तब मिला था जाके, वो यहाँ पर बाकायदा इंटरव्यू दे रहे थे, वो रिकॉर्ड पर मौजूद हैं इंटरव्यू जो हैं। उस वक्त शायद ARY था, शायद उस वक्त ARY डिजिटल, तो वहाँ उसके ऊपर आपको मिल जाएंगे वो इंटरव्यू जो खान साहब दे रहे थे। कुछ बैरूनी दुनिया यानी वेस्ट के भी लोग आए हुए थे, क्योंकि उस वक्त परवेज़ मुशर्रफ जो है ना वो लड़ा सी वेस्ट का, और वो बड़ा सदके वारी जा रहे होता सी वेस्ट का मीडिया के, वाह जी वाह वाह जी वाह। तो उनके रेफरेंडम को कवर करने के लिए कुछ वहाँ से भी लोग आए हुए थे। ये खान साहब ने एक झूठ बोला। अच्छा, फिर खान साहब ने ये कहा कि जनाब मुझे तालिबान खान कहा गया और मैं तो इसकी मुखालफत करता था। खान साहब बिल्कुल मुखालफत करते थे, ये बात दुरुस्त है, लेकिन ये मुखालफत कब करते थे? मसला कहाँ गड़बड़ हुआ जहाँ से इन्होंने मुखालफत शुरू की? परवेज़ मुशर्रफ साहब ने खुद अपने एक इंटरव्यू में ये बात बताई थी कि जनाब इमरान खान साहब को मैंने चेक करवाया, सबके सर्वे करवाए थे, तो खान साहब का भी सर्वे करवाया 2002 के इलेक्शन से पहले। तो मुझे ये बताया कि ये 4-5 सीटें ले लेंगे। तो मैंने इनको बुलाया और मैंने कहा जी आप 4-5 आप ले रहे हैं तो हम आपको 8-10 दे देते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं मुझे तो 100 सीटें चाहिए, तो मुझे 100 सीटें दें। तो मैंने कहा नहीं भाई ऐसा नहीं हो सकता, आपकी बल आप डबल दे रहे हैं, बस ठीक है आप इस पर राज़ी हो जाएं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अब ये सीटें जो है ना ये कुछ सिनेमा दी सीटा नहीं है, एक उसे लारी दी सीटा नहीं दे रहे परवेज़ मुशर्रफ साहब वंडते पे। ये 2002 के आम इंतखाबात की बात कर रहा हूँ। तो वो आम इंतखाबात जिसके बाद असम्बली बनी, फिर उन्होंने परवेज़ मुशर्रफ को वर्दी समेत सदर बनाने की करारदादें पास की, फिर वही परवेज़ मुशर्रफ साहब जो है दोबारा सदर बनना चाहते थे। तो वो वाली उस दौर की मैं बात कर रहा हूँ जिसमें कहा गया कि जमहूरियत जो है ना वो हमने बहाल कर दी है, वो वाली जमहूरियत थी ये। तो उस वक़्त खान साहब का फड्डा पड़ा इनके साथ, और नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला कि खान साहब नाराज़ हो गए। बहरहाल 2002 का इलेक्शन हुआ, खान साहब जीत गए। अब वो कैसे जीते, अब आप समझ जाएं जो मैंने आपको बात बताई। बाहर वो उस वक्त जीत के मियाँ वाले की सीट से,
उसके बाद चूंकि इनका फड्डा हो चुका था उनके साथ, तो ये अपोजिशन में बैठ के तब खान साहब ने बातें करना शुरू की कि तालिबान जो है ना उनके साथ ज़्यादती हो रही है, अलकायदा के साथ ज़्यादती हो रही है, हमारे कबायली लोगों के साथ ज़्यादती हो रही है। ये तब खान साहब ने ये गुफ्तगू शुरू की थी। ये बात ठीक है। उससे पहले तक जब वो फैसला ले रहे थे, जब वो फैसला ले चुके थे, और उसके बाद भी 2002 के इंतखाबात से और इस मीटिंग से पहले तक खान साहब परवेज़ मुशर्रफ जिंदाबाद के नारे लगाते थे और बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर करके लगाते थे। कई तो मैंने खुद अटेंड की हुई। ये थी खान साहब का एक झूठ जो मैंने आपको बताया। अच्छा, अब खान साहब ने दूसरा ये बात की है, वो उन्होंने कहा है कि जनाब मुझे तालिबान खान कहा गया। बिल्कुल खान साहब को तालिबान खान कहा गया, लेकिन क्यों ना कहें तालिबान खान आपको, ये तो बताएं। नवाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म बने और नेशनल एक्शन प्लान बनाने की बात की गई। उस वक़्त तमाम जितनी जमातें थीं उनके सरबराहान को बुलाया गया, उलमा कराम को बुलाया गया, आर्मी चीफ भी वहाँ पर थे, ISI चीफ को बुलाया गया और तालिबान को भी बुलाया गया कि भाइन आओ साढ़े नाल की रोज़ पिटा स्यापा पाया, आके गल करो, उस पर हम बात कर लेते हैं कैसे हालात बेहतर होते हैं। तालिबान नहीं आए, लेकिन उन्होंने 2 लोगों को नामजद किया कि वो हमारी नुमाइंदगी करेंगे। एक उनमें इमरान खान साहब थे, दूसरे जमात इस्लामी के KPK के शायद अमीर थे, वो थे। तो ये 2 लोग जो थे वो तालिबान की नुमाइंदगी करना शुरू हुए। तो यहाँ से खान साहब का नाम तालिबान खान पड़ा था। उससे पहले इन्हें तालिबान खान कोई नहीं कहता था। मतलब मैं फैक्ट्स आपके सामने रख रहा हूँ, इसको आप काउंटर चेक कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद खान साहब कहते हैं कि जनाब जो है ना अदारे वो इंडिपेंडेंट काम कर रहे हैं, हमने नैब को आज़ाद कर दिया। उससे पहले 2 हुकूमतें रही हैं, इनकी 20 साल पुराना कानून है। नवाज शरीफ की हुकूमत रही है, जरदारी साहब की रही है, तो ये चेंज कर लेते कानून को। लेकिन उन 10 सालों में नैब ने कुछ नहीं किया। अब काम कर रही क्योंकि हमने उसको इंडिपेंडेंट किया। अच्छा जी, वो इंडिपेंडेंट किया, मेरे ख्याल वो इंडिपेंडेंट जो है वो सिर्फ अपोजिशन के लिए किया, हुकूमत के लिए वो अभी तक डिपेंडेंट है। ठीक है। और आपको मैं याद दिलाऊं, वो जावेद चौधरी साहब ने एक इंटरव्यू किया था चेयरमैन नैब का, और उस इंटरव्यू में जो उसका क्रक्स था वो ये था कि जनाब अगर मैं हुकूमती लोगों को भी पकड़ना शुरू करूंगा तो हुकूमत कायम नहीं रहेगी। ठीक है। इस इंटरव्यू के बाद फिर एक वीडियो स्कैंडल आया था, वो सर से पाँव वाला, सरता पाँव वाला। ठीक है। उसके बाद फिर एक आँख खींचना रोशनी नहीं रही, और सिर्फ एक आँख खुली रह गई, दूसरी आँख बंद हो गई। हुकूमत वाली आँख बंद हो गई, अपोजिशन वाली आँख खुल गई। लिहाजा अपोजिशन के लोगों को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया गया, उनके खिलाफ स्कैंडल बने, फिर बिस्तियाँ बढ़ियाँ कीतियाँ, मीडिया ट्रायल हुए। अभी तक किसी को सज़ा तो नहीं हो सकी उनमें, लेकिन बहरहाल उनकी गिरफ्तारियाँ हुई और वो जेलें भी काटी। शहबाज शरीफ ने काटी, जरदारी साहब ने काटी, हमजा साहब ने काटी, शाहिद अकान अब्बासी साहब ने काटी, एहसन इकबाल ने काटी, मरीम नवाज़ ने काटी, बहुत सारे लोगों ने जेलें काटी। ठीक है। अच्छा, तकरीबन सारी एक वक्त तक अपोजिशन के सारे मेन स्ट्रीम लीडर जो थे वो नैब की कस्टडी में थे या जेल में थे, नैब के मुकदमात में। अब जो हुकूमती स्कैंडल्स आए उस पर नैब ने कोई नोटिस नहीं लिया, ना किसी को बुलाया। चीनी स्कैंडल कोई नोटिस नहीं, आटा स्कैंडल कोई नोटिस नहीं, अद्वियात स्कैंडल कोई नोटिस नहीं, पेट्रोलियम स्कैंडल कोई नोटिस नहीं। याद रखें कि पेट्रोलियम के स्कैंडल के हवाले से या ये जो मसनूआत हैं इसके हवाले से हम आज भी जो है ना वो गर्मियों में गैस की लोड शेडिंग बर्दाश्त कर रहे हैं, और बिजली की लोड शेडिंग तो आपके सामने ही है, और ये सारा मामला चल रहा है। कोई नोटिस नहीं लिया गया। चीनी स्कैंडल में एक नोटिस इमरान खान ने खुद लिया, वो FIA को दे दिया, और FIA जो है वो जाहिर है कि फिर FIA तो प्राइम मिनिस्टर के अंडर होती है ना बराह रास्त। उधर तो चले चेयरमैन नैब गली बाती सही आज़ाद तो होता है ना, यहाँ पर तो बराह रास्त वो FIA चेयरमैन नैब के उसके अंदर होती है, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के। लिहाजा वो उधर दे दिया गया। वहाँ पर भी सियासी मुखालफिन को दबाने के लिए शहबाज शरीफ को नोटिस, हमजा को नोटिस, ये अपना जो हैं अपना तरीम साहब उनको नोटिस पाए ना। बाकी नहीं सन कोई नज़र आए चीनी स्कैंडल में। वो जो आपके वज़ीर हैं उनमें से किसी को नोटिस नहीं हुआ, वो ना वो आए, ना गाल ना बात। आटा स्कैंडल में कुछ नहीं हुआ। तो नैब के अदारे की इंडिपेंडेंस का आलम ये है जो मैंने आपके सामने रखा। अब आते हैं, खान साहब ने कहा जी अदलिया आज़ाद है, और फिर उन्होंने पूछा अरकान असम्बली जो इर्द गिर्द बैठे हुए थे उनसे कि क्यों किसी को शक है कि हाई कोर्ट आज़ाद नहीं, किसी को शक है कि सुप्रीम कोर्ट आज़ाद नहीं। ये बात उन्होंने की। तो खान साहब मेरा ख्याल है कि वाकई किसी को शक नहीं है कि ये अदलिया आज़ाद नहीं।
तो फिर खान साहब अगर वो आज़ाद नहीं तो काजी फायज साहब ਨੂੰ क्यों मिनट बाद ਉਹਦੇ मगर पे ने मतलब ताड़ी हुकूमत कभी उनके खिलाफ सदारती रेफरेंस है, कभी उनका मीडिया ट्रायल हो रहा है, कभी उनकी फैमिली का मीडिया ट्रायल हो रहा है, अदालतें उनको ये सुप्रीम जुडिशल कौंसिल उनके केस ख़त्म करती है, वो फिर कहते हैं जनाब वज़ीर कानून साहब फरदौस क्या नाम उनका, वो फिर आ जाते उठ के कि नहीं जनाब हम जो है ना फिर सदारती रेफरेंस फाइल करेंगे एक नया। अच्छा, अदालतें आज़ाद हैं, अदालत ने फैसला दिया कि जनाब नेशनल बैंक का जो आपने सदर लगाया हुआ था उसके पास बैंकिंग की डिग्री कोई नहीं थी, उसके पास सिंपल MBA भी नहीं था, वो तो बंदा कोई साइंस की डिग्री लेके बैठा हुआ था। तो इस्लामाबाद ने 1.5 साल की हेयरिंग के बाद, पौने 2 साल की हेयरिंग के बाद उसको हटा दिया और उसके बाद जनाब एक ट्वीट आ गया आपके वज़ीर इत्तलात का, वो कहते हैं जुडिशल एक्टिविज़म हो रहा है, इसने पहले भी इदारों को तबाह किया, अब भी करेगा। ये क्या तरीक़ेकार है। टिकटॉक पर पाबंदी लगी है, उस पर भी ट्वीट आ गया, वो सिंध हाई कोर्ट ने लगाई थी। तो अदलिया आज़ाद है, खान साहब खुद मुख्तार थे, फिर मनो भी तो सही ना, उनको मानने में क्या हर्ज है। आपकी हुकूमत क्यों उनको उन पर तनकीद करती है, ये बात सोचने समझने की है और ये बहुत ज़रूरी है कि यार ये इस तरह की वारदात ना करें, मेहरबानी करें। अच्छा जी, अब अदारे आज़ाद हैं तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो अगर कोई फ़ैसला दे दे ऐसा जो कि मतलब डस्के वाला फ़ैसला था, उसके बाद जनाब पूरी की पूरी 5 वज़ीर बैठते हैं और वो कहते हैं कि जनाब ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान रिज़ाइन करे ना, ये तो पार्टीज़न फैसले कर रहा है, तो ये रिज़ाइन करे। अदारे आज़ाद है तो फिर उनकी गल मान लो पाए ना, फिर उनके ऊपर आप प्रेशर डालने की कोशिश क्यों करते हैं। अच्छा जी, फिर खान साहब ने बात की कि जनाब टैक्स जो है ना वो 22 लाख लोग देते हैं और 22 करोड़ इंसान जो है ना वो 22 लाख लोगों के पैसों से नहीं पल सकते। ये बात बिल्कुल दुरुस्त 100% सही बात है, हम सबको टैक्स देना चाहिए। जो आप में से कोई नहीं देता तो बराए मेहरबानी अपनी ज़रूर टैक्स को ईमानदारी के साथ अदा करें। मैं करता आ रहा हूँ, वैसे मेरा भावें चेक भी कर लो, मैं बिल्कुल बाकायदगी से टैक्स देता हूँ। वैसे मेरी आमदनी है इतनी कोई नहीं, लेकिन जितनी भी है उस पर जो टैक्स बनता है वो मैं ज़रूर अदा करता हूँ। इसलिए मैं ये बात कह सकता हूँ, हाँ सब ये बात कहते हुए कुछ अच्छे नहीं लगते कौम को। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि मैं आपको एक बात बताता हूँ। खान साहब ने 2017 में 1,03,000 टैक्स दिया, 2018 में दिया 2,08,000 शायद या 81,000, ठीक है। अच्छा, जरदारी साहब ने 2018 में दिया टैक्स 28 लाख रुपया, शहबाज शरीफ साहब ने दिया 97 लाख रुपया, परवेज़ इलाही साहब ने दिया 20 लाख रुपया। खान साहब का घर है 300 कनाल का, यही बताया गया। और जरदारी साहब का घर कोई भी 300 कनाल का नहीं, शहबाज शरीफ का भी 300 कनाल का कोई घर नहीं, परवेज़ इलाही का भी 300 कनाल का कोई घर नहीं। कारोबारी आदमी है, उस हिसाब से इनकम में टैक्स लगा होगा। खान साहब का कारोबार कोई नहीं है, खान साहब जो तनख्वाह लेते हैं उस पर टैक्स लगा होगा। लेकिन बहरहाल अखराजात और आमदनी इनका तकाबली जायज़ा लेना बड़ा ज़रूरी होता है। बहरहाल हो सकता है हुकूमत आगे ले ले। अब वो खान साहब ये बात कौम को अपील करते अच्छे इसलिए नहीं लगते कि उस्मान बुज़दार साहब जो वसीम अकरम प्लस हैं, फ़याज़ुल हसन चौहान साहब, ज़रताज गुल साहबा, फैसल वाडा साहब, फैसल जवेद साहब, ये मैंने चंद एक निकाले, वैसे दर्जनों लोग हैं। 2018 में इन्होंने 0 टैक्स दिया, कोई टैक्स नहीं दिया, 0, रिकॉर्ड की बात है। तो खान साहब भाई ने पहले अपनी मंजी थले डांग फेर लो, ठीक है, बहुत ज़रूरी है, टैक्स देना चाहिए। इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि जो मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं वो भी टैक्स ना दें, वो भी ज़रूर टैक्स दें, अगर नहीं दे रहे तो ज़रूर देना चाहिए। लेकिन भाई ने दूजिया नूं कहण तो पहले ना ज़रा प्लीज़ अपने बच्चों को ज़रा तंबीह करो कि भाजी टैक्स क्यों नहीं देता। फ़याज़ुल हसन चौहान की ज़रा क्लास लें ना, उस्मान बुज़दार की भी क्लास लें। वैसे उस्मान बुज़दार की क्लास लेने से पहले मोकलों से इजाज़त ले लीजिएगा खान साहब, क्योंकि वो माइंड कर जाएंगे। बट एनीवेज़ आगे आते हैं। अब खान साहब जो हैं उन्होंने कश्मीर के ऊपर बात की। उन्होंने कहा जनाब ये जो बीजेपी की गवर्नमेंट है, ये RSS की जो पॉलिसी है ना, ये जब से आई है तब से तो कश्मीरियों के साथ बहुत ही जुल्म हो रहा है। अब ये याद रहे कि RSS के जो मोदी साहब हैं और बीजेपी को जो हेड कर रहे हैं मोदी साहब, वो दूसरी बार वज़ीर-ए-आज़म बने। जब ये पहली बार वज़ीर-ए-आज़म थे तो इनके इंतखाबात होने वाले थे, तो तब खान साहब ये दुआएं किया करते थे हाथ उठा उठा के कि अल्लाह करे मोदी जीत जाए, वो जीत जाएगा तो कश्मीर का मसला हल हो जाएगा। फिर वो जीत गए,
और फिर कश्मीर का मसला उन्होंने अपने तौर पे हल भी कर लिया। अब खान साहब कहते हैं कि जब तक ये 5 अगस्त वाले अपने इक़दामात को रिवर्स नहीं करेंगे, हम भारत के साथ कोई ताल्लुकात डिप्लोमेटिक कायम नहीं करेंगे, ना तजारत होगी ना गलबात होगी। ठीक है, तो खान साहब जब ये पहले थे वज़ीर आज़म, तब वो RSS के नहीं थे, तब वो जमात इस्लामी के वज़ीर आज़म थे, तब वो कांग्रेस की तरफ से वज़ीर आज़म बने थे, तब वो तहरीक इंसाफ की तरफ से वज़ीर आज़म बने थे कि आप उनको दुआएं दे रहे थे, आप उनके लिए दुआएं मांग रहे थे, या तब आप सिर्फ 18-20 साल के थे, को 3 साल पहले? तब आप, मेरा ख्याल है तब भी आप 60+ ही थे, तब आपको नहीं पता था इस बात का। ये रिकॉर्ड की बातें हैं सर जो मैं बता रहा हूँ। तो ये वो चीज़ें हैं जो मैं समझता हूँ कि मैं सिर्फ रिमाइंड करवाना चाहता हूँ अपने व्यूअर्स को कि जब हमारे हुक्मरान होते हैं ना, तो वो जब बातें करते हैं तो वो सोचते नहीं हैं कि माजी में वो क्या कुछ कह चुके हैं। ठीक है, और उसके बिल्कुल उलट जाके वो फिर दावे और वादे और गुफ्तगू शुरू कर देते हैं। मैं सिर्फ वो रिमाइंड करवा रहा हूँ। मेरा मकसद हरगिज़ ये नहीं है कि आप टैक्स ना दें, मेरा मकसद हरगिज़ ये नहीं है कि नैब काम ना करे, मेरा मकसद हरगिज़ ये नहीं कि ECB काम ना करे, मेरा मकसद हरगिज़ ये नहीं है कि जनाब इलेक्शन कमीशन काम ना करे, या हुकूमत जो कह रही है कि यार मेहरबानी करो बाहर से पैसे भेजो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को, तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी पैसे ना भेजें, ज़रूर भेजें। मैं इन सारे अच्छे कामों पर बिल्कुल साथ हूँ हुकूमत के, लेकिन मैं याद दिलाना चाहता था कि भाई तुसी ए चीज़ां कर दे रहे हो, सिर्फ याद दहानी के लिए मैं एक करवा रहा हूँ। एक आखिरी बात करना चाहता हूँ, अफ़गानिस्तान के हवाले से पॉलिसी के बात करते हुए खान साहब ने कहा जी हमारी पॉलिसी वही है जो अफ़गान अवाम की पॉलिसी है। अब अफ़गानिस्तान में कौन सी कोई जमहूरियत है कि हम कहें कि जी अब्दुल्ला और अशरफ गनी साहब जो हैं वो ट्रू रिप्रेजेंटेटिव हैं अफ़गान अवाम के। अगर हम फ़र्ज़ कर लें, मान लेते हैं जनाब उनके इलेक्शन हुए जी, हो जाए भी हुए, जो जीत के आए असी उहदे नाल, ठीक है, तो फिर इसका मतलब तालिबान के आप ख़िलाफ़, और तालिबान जो हैं वो फिर यहाँ पर हमले करेंगे। उन्होंने शुरू भी कर दिया। ये जो हुआ अपना लाहौर में धमाका, तो उसमें कहा गया कि अफ़गानिस्तान से लोग आए थे। ठीक है, हमारी IG साहब ने कहा है। ठीक है, और फिर सिक्योरिटी फोर्सेस पर भी हमले शुरू हो गए हैं, तो फिर तालिबान हमारे ख़िलाफ़। तो अगर हम तालिबान को मान लें कि तालिबान जो है वो अवाम के ट्रू रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो फिर अफ़गानिस्तान की जो हुकूमत है उसके साथ अमेरिका खड़ा है, तो फिर हम अमेरिका के ख़िलाफ़ हो गए। लिहाजा इस वक्त हम बड़ी एक अजीब सी सूरत हाल में फंसे हुए हैं, और अफसोस का मुकाम यह है कि हमारी इसका जो क़यादत है वो इस नाजुक तरीन सूरत हाल से निमटने में अभी तक कामयाब नहीं हो सकी। कोई वाज़ेह पॉलिसी कौम के सामने नहीं आई। कल एक मीटिंग हो रही है वो जो थी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल पाकिस्तान की, उसकी मीटिंग है, और उसमें खान साहब फिर भी नहीं जा रहे। ठीक है, ऐसी नाजुक सूरत हाल में भी कि अपोजिशन ने मत्थे नहीं लगाना चाहते। उनका ख्याल है कि ये बदतमीज़ लोग हैं, आगे से सवाल करते हैं। बहरहाल सवाल तो होंगे खान साहब, सवाल उठते भी रहेंगे, जितनी मर्ज़ी पाबंदियाँ लग जाएँ, लोग तो बातें करेंगे, क्योंकि लोगों का वो काम बातें ही करना होता है। क्योंकि आप भी सिर्फ बातें ही कर रहे हैं हाँ साहब, काम तुसी भी कोई नहीं किया। मैंने सोचा था कि मैं सारी चीज़ें आपके सामने रख दूं, जो मोटे मोटे पॉइंट्स मेरे जहन में थे मैंने आपके सामने रख दिए। आपको इतराज़ हो या इत्तफाक हो कमेंट कीजिएगा, लेकिन डिसेंसी के साथ। फिल वक्त इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो।